कि जिस तरह से कास्ट ऑपरेट होती है प्राइवेट सेक्टर में, जो इंडियंस यहाँ पर आए, इंडियन डायस्पोरा है, वो यहाँ पर मोस्टली अपर कास्ट डायस्पोरा रहा है। और क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन यहाँ पर जब थी, वह रेशियल ग्रुप्स के लिए हिसाब से थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये उसको अप्लाई नहीं करते और इंडियन लोगों को ये दे नहीं रहे थे। और इंडियन बॉसेस है वह डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इनको, और वो कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि वो रिलेशनशिप जब देखा गया, बॉस का क्या बैकग्राउंड था, सोशल बैकग्राउंड, और जो व्यथित व्यक्ति है उसका क्या था, तो वो इस तरह से पाया गया। और यहाँ के जो यूएस के जो सिटीजन्स हैं और बैकवर्ड कम्युनिटीज से आए हैं, वह उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया। और क्योंकि यहाँ का लॉज इतने अच्छे हैं और स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ भी वही प्रताड़ना हो रही है, तो उन काउंसिलर्स को, सीनेट लोगों को बहुत सारे तरह लेटर लिखे वगैरह वगैरह। अब जब आप मुझे पूछ रहे कि अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन कोई थी क्या, कुछ थी, लेकिन जो इन चीज़ों को जिन्होंने बढ़ाया वो मोस्टली अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस थी, और द कम्युनिटीज़ के इसमें रविदास कम्युनिटी थी। आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अमेरिका में हैं, ब्रांडाइस जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जारी है और हमारे साथ में डॉक्टर मनीषा बांगर जी है। मनीषा बांगर जी भी इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए आई है और मनीषा जी काफ़ी समय से अभी यूएस में है। तो मनीषा जी से हम बातचीत करेंगे जिस तरह के एंटी कास्ट लॉ जो कई स्टेट्स में या कई विश्वविद्यालयों में पारित हुई है उसके बारे में। तो मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी समय से अभी यूएस में हैं और जिस तरह से एंटी कास्ट लॉ के बारे में एक विमर्श शुरू हुआ और काफ़ी विश्वविद्यालय में भी उसे पारित किया गया, उससे कैलिफोर्निया में हालांकि थोड़ा सा इशू हुआ है, तो क्या ये आंदोलन है यूएस में चल रहा है एंटी कास्ट लॉ के बारे में, और क्यों यह आवश्यकता महसूस हुई कि एंटी कास्ट लॉ के बारे में यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाए और एक कानून पारित किया जाए, और किसने पहल की? ये बात तब शुरू हुई जब देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर में जो इंडियंस यहाँ पर आए, इंडियन डायस्पोरा है, वो यहाँ पर मोस्टली अपर कास्ट डायस्पोरा रहा है। और क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन यहाँ पर जब थी, वह रेशियल ग्रुप्स के लिए हिसाब से थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये उसको अप्लाई नहीं करते और इंडियन लोगों को ये दे नहीं रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से कास्ट ऑपरेट होती है, सरनेम्स के माध्यम से, कनेक्शंस के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, अपॉइंटमेंट्स जो होती है, जो इंडियंस यहाँ पर लिए जाते हैं, वो एक तो है कि कनेक्शंस के माध्यम से, मतलब इंडियन कोई आपका हो यहाँ पर तो बेटर हो जाता है अगर वो सिलेक्शन कमेटी में हो। तो जो नहीं भी हुए और खुद के इस पे भी आए हैं, विदाउट एनी कनेक्शंस भी आए हैं, तो उसमें क्या पाया गया कि जो इंडियन सबसेट पीपल है और इंडियन बॉसेस है, वह डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इनको, और वो कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि वो रिलेशनशिप जब देखा गया, बॉस का क्या बैकग्राउंड था, सोशल बैकग्राउंड, और जो व्यथित व्यक्ति है उसका क्या था, तो वो इस तरह से पाया गया। फिर एक सर्वे हुआ, उससे भी पाया गया कि एकेडमिक स्पेसेस में, जैसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो भी इंडियन आते हैं, उसमें अव्वल तो अगर 100 लोग आते हैं, उसमें से 95% या 96% लोग तो अपर कास्ट आते हैं, और उसमें 3-4 अगर % लोग ये आ गए हैं, तो अश्वेत या श्वेत लोग नहीं इनसे डिस्क्रिमिनेट करते, लेकिन इंडियंस ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और वो इस हद तक पहुंच जाता है क्योंकि उन लोगों को उनकी कास्ट बेस बैकग्राउंड मालूम पड़ता है, कौन से रिलीजन से हो आप, कौन से गली से आए हो, कौन सी जगह से आए हो, कौन तुम्हारे रिलेटिव्स हैं, तो सारा कुछ पीछे नहीं छोड़ता। तो वो सारा, और सर्वे किया गया तो लोगों ने कहा, खुल के नहीं बोला लेकिन एनोनिमसली बोला कि इस तरह से हमारे पूछा, और फिर वो हमारे प्रोफेशन के और हमारा जो आउटकम है उसके ऊपर अफेक्ट होता चला गया। यही नहीं कि वो जो जाति यहाँ पर आने के बाद भी जा नहीं रही है, तो एक तरह से सेल्फ एस्टीम और इसको किस तरह से ये करता है वह भी। तीसरी बात कि यहाँ पर इनइक्वालिटी आउटलॉड है, डिस्क्रिमिनेशन आउटलॉड है, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। तो ये सब चीजें देखी गई और ये महसूस किया गया कि कास्ट तो है लेकिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कास्ट नहीं है, तो उसको लाया जाए, उसको तो किस तरह से किया जाए। और फिर वो विमर्श शुरू हुआ। तो पहले पिछले 10 साल से यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे काम हुआ, जो भी आता था बैकवर्ड क्लासेस से, SC/ST OBC, खासकर शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से, वो आके थोड़ा बोलने लगे। फिर और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो बोलने लगी। फिर एक सर्वे हुआ इक्वालिटी लैब्स का, और
जैसे कि लास्ट ईयर मैं जब आई वहाँ पर, उसके पहले भी ऑफकोर्स काम हो चुका है, लेकिन हमने अपनी तरफ से क्या कोशिश करी मैं वही बता सकती हूँ। तो हमने डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती के इर्द गिर्द इक्वालिटी वीक पूरा मनाया, और उस वक्त में यहाँ के एंटी रेस मूवमेंट और एंटी कास्ट मूवमेंट की कैसी सिमिलैरिटीज है, और इन्होंने कैसा लड़ा, हमने कैसा लड़ा, और आपको इन चीज़ों से कैसे दूर रखा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन करा, और डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में जानकारी देने शुरू की, और कास्ट के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस किए। तो ये काफ़ी जगह पर रिफ्लेक्ट हुआ, और आपको पता ही है कि पिछले 10 साल से मैं आती जाती रही हूँ, मेरे अलावा कई इंटेलेक्चुअल्स आते जाते रहे हैं, और ये एक मूवमेंट बनी कि वह वहाँ तक जाए, और फिर सियाटल में पहली बार वो हुआ, काफ़ी सॉलिडारिटी बनी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, कई अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हेल्प किया। जानना चाहता था कि ये जो एक अपने जो आंदोलन चल रहा है यूएस में इस वक्त, तो कौन कौन से ऐसे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, या फिर यहाँ के भी जो इक्वलिटी से जिन्हें जो चाहते हैं कि इक्वलिटी हो, ऐसे कौन से संगठन है कि जो इस कम फॉरवर्ड आए हैं? हाँ, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका ये आंदोलन शुरू करने के पहले उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कितनी गांठ जोड़ हुई है, कितना आपका संवाद साधा है, कितने बार आप उनसे मिले हो, वगैरह वगैरह। तो फिलहाल मोस्टली द मूवमेंट वाज टेकन फॉरवर्ड बाय रवादासिया कम्युनिटी सो कॉल्ड, जो शेड्यूल कास्ट के हैं, और यहाँ के जो यूएस के जो सिटीजन्स हैं और बैकवर्ड कम्युनिटीज से आए हैं, वह उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया। और क्योंकि यहाँ का लॉज इतने अच्छे हैं और स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ भी वही प्रताड़ना हो रही है, तो उन काउंसिलर्स को, सीनेट लोगों को बहुत सारे तरह लेटर लिखे, वगैरह वगैरह। अब जब आप मुझे पूछ रहे कि अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन कोई थी क्या, कुछ थी, लेकिन जो इन चीज़ों को जिन्होंने बढ़ाया वो मोस्टली आम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशंस थी, और द कम्युनिटीज़ के इसमें रविदास कम्युनिटी थी। लेकिन जो इंडियन डायस्पोरा है पूरा, उसमें का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट या अलग अलग रिलीजन्स के जो अपने आप को हायर कास्ट समझते हैं, उन्होंने इसको पुशबैक किया, उन्होंने उन्होंने उसको आने नहीं दिया। या लेकिन ये भी कहा जाता है जो अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भी हिंदू खतरे में है, आपके इस आंदोलन के कारण? हिंदू खतरे में नहीं है। जहाँ पर भी जाते हैं वह शेड्यूल कास्ट SC ST OBC खतरे में है, और ये हिंदू के नाम पे इंश्योर करते हैं कि खतरे को खतरा ना समझा जाए, अच्छा समझा जाए, और जो खतरा नहीं है उसको खतरा समझा जाए। अच्छा। हाँ, तो आप अगर देखेंगे जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडिया की आउट ऑफ कंट्री, वहाँ उनके ऊपर जो बलबूता है वो अपर कास्ट लोगों का है, या वो जो इकोनॉमी में से जो परसेंटेज आता है, तो जो ऑलरेडी इतने मजबूत है वह तो प्रताड़ित नहीं हो सकते हैं। तो अभी मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि ये जो आंदोलन यूएस में अभी जारी है, कई जगह पे कहाँ पे इसको सक्सेस मिला है, कि कौन सी जगहें हैं, कौन से स्टेट्स है या कौन से विश्वविद्यालय है कि जहाँ पे एंटी कास्ट लॉ पारित हुआ है? तो सियाटल सबसे पहली जगह थी जो सीनेट काउंसिल पे उसको किया गया, वहाँ पर अग्री हुआ गया। वही चीज़ें कैलिफोर्निया के स्टेट सीनेट में काउंसिल में हुई है। उसका जो अगले इस पर जाना था, हाँ, तो वहाँ पर जाने के बाद में अगर वो पारित हो जाती थी तो फिर वह पूरा स्टेट लॉ बन जाती थी। हाँ, अगर वो वहाँ पर रिप्लिकेट होता था तो फिर दूसरे स्टेट्स में भी होता था, लेकिन इट डजंट मीन हमको हताश होने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमिज्म इसमें है कि वही हर स्टेट, अगर हमारा कोलैबोरेशन अगर बनता है, बढ़ता है, और तो अफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ भी जो यहाँ पर काम हो रहा है और एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ भी हो रहा है, वो स्टेट लेवल पे वो रिप्रेजेंटेटिव्स को, कांग्रेसमैन को उन लोगों को अग्री करा के, क्योंकि बराबरी की बात होती तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, और सिर्फ पॉलिटिकल बैकिंग ही माने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी है उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जिस तरह से वहाँ पर इंडिया में बैमसेप है, वैसे ही NAACP ऑर्गेनाइजेशन है। आज भी आपने सुना होगा, मेरा जब डिस्कशन चल रहा था प्रोफेसर कॉर्नेल ब्रुक के साथ, हमारा मानना यह है कि अगर ये बिल के साथ में SB 403 के पीछे अगर NAACP का सपोर्ट होता था तो पॉल नॉनसन मना नहीं कर सकते थे। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट और ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन और कोई एक चीज के लिए नहीं, तो बैकग्राउंड का
का हमारा सॉलिडारिटी, और सॉलिडारिटी भी नहीं, सॉलिडारिटी बहुत कम वर्ड है, ये हमारा मिलना जुलना और Yes, yes. ऑर्गेनाइजेशन तरीके से काम करना, वो इकट्ठा काम करना वो बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। संगठनात्मक रूप में जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन भी होता है। तो ये थे डॉक्टर मनीषा बांगर जी, जो ये आंदोलन का हिस्सा भी है, और भारत में तो उन्होंने काफी कई आंदोलन किए, कई स्पीचेस भी उनके डिलीवर हुए हैं। आज यूएस में भी एक प्राउड फील है हमारे लिए कि मैम एक बहुत अच्छा काम यूएस में भी कर रही है। मैम, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं एक ये लूंगी धन्यवाद देने का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी, क्योंकि उन्होंने इस पूरे डिस्कोर्स को, इस कॉन्वर्सेशन को बढ़ाया है, और वहाँ पर बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिल रहा है। और वो अभी तक मैंने कई प्रोफेसर्स लोगों को अपना ये दिया है, क्या कहते हैं, एंटी कास्ट मूवमेंट का लिटरेचर, और वो सारा कुछ और मेरा यही कोशिश है कि जो यहाँ का अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट है और हमारा मूवमेंट, वो दोनों साथ मिलके चले। बिल्कुल, दोनों साथ मिलके चले। तो धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ में आए उसके लिए। जय हिंद, थैंक यू।